आप लोग कहाँ थे इतने दिन जे? हाँ, कहाँ थे आप लोग? हाँ? हैं? अरे अच्छी बात है, लेकिन रोज थोड़ी लाद रहे होंगे यार। एक हफ्ता अरे आप तो मैं तो 20-25 दिन से नहीं पहुंच रहे हो। पता नहीं कितना बोले। अरे बोएंगे तभी काम चलेगा ना, वो बुराई नहीं है बोने में, बशर्ते ये है कि पढ़ने की ध्यान दिया करिए, है ना। ग्रेजुएशन डाले हो? चलिए, हम लोग अपने शहर में होते हैं तो कई काम निपटाने लगते हैं, ठीक।
जैसे अगर टाइमिंग मैनेज करवाते हैं, मैनेज होता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपको क्या अभी चलता है आपको 2:15 से 2:15 टाइमिंग है ना, तो मान लो आपको अगर 1 बजे से या 1:45, ठीक है, तो 1 बजे या 1:45 से अगर बुला लिया जाएगा तो 3 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। क्या है जी, कुछ काना फूसी कर रही है, हाँ ठीक। तो एक नहीं होगा बायो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, जो मैथ वाले हैं उनको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना रहता है, ठीक। तो बायो का पहले कर दे, बायो वाले सर की छुट्टी हो रही है, बायो वाले सर पहले ले लें, 12:30 से या 1:45 से ले लें, 1:45 से लेके 2:15 तक ले लें, ठीक। और फिर उसके बाद बाकी जो कंटिन्यू क्लास है वो कंटिन्यू हो जाएगी। तो जो मैथ वाले हैं उनको भी कंटिन्यू मिल जाएगा, और जो बायो वाले हैं, बायो वाले पहले जिनको है वो बायो पहले आ जाएंगे, है ना। तो आप लोग भी अपना आर्गूमेंट रख दीजिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर खींचेगा नहीं, अभी बहुत सिलेबस है, ठीक। तो हाँ, हम भी वही कह रहे हैं, हाँ ठीक, क्योंकि लेक्चर फिर कंप्लीट जो अभी सिचुएशन उस अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक। तब चलो लिखो बेटा। 4 हफ्ता होता है कंप्लीट क्लास में, 4 हफ्ते 4 क्लास, एक महीना में 4 हफ्ते 12-20 क्लास बताओ। चल देखिए, नहीं अभी लेक्चर भी बहुत सारे बचे होंगे, 147 या 43 लेक्चर थे, हाँ अभी 60 भी नहीं हुए होंगे शायद, 60 लेक्चर भी अभी नहीं हुए होंगे, ठीक। अभी 70-80 लेक्चर बचे हुए हैं, ऐसे रहेगा तो कहाँ से होगा। नहीं देखते हैं, अगर सब लोग पर छुट्टियाँ हैं तो वो लोग पहले ले लें क्लास, तो फिर कंटिन्यू हो जाएगा तीनों, तो बाकी सब्जेक्ट भी खिंच जाएगा। केमिस्ट्री क्या सिचुएशन है, हाँ हाँ बेटा, क्या चीज़, हाँ इनऑर्गेनिक हो गया है। चलो लिखो बेटा, हेडिंग करिए, कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर, ठीक। लिखिएगा, कंसीडर ए लार्ज positively charged प्लेन कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, या फाइनाइट थिकनेस कर दो, प्लेन कंडक्टर ऑफ फाइनाइट थिकनेस, हाँ फाइनाइट थिकनेस, इज प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम देखिए। अब हम लोगों ने प्लेन लिखा है ना, प्लेन कंडक्टर, तो जब प्लेन कंडक्टर लेंगे बेटा तो चार्ज जो है टोटल यूनिफॉर्मली सरफेस पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, सिंस कंडक्टर इज प्लेन टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली on the external surface of the conductor, okay। देखिए, if sigma is the surface charge density and a point P is taken close to the conductor, at which the intensity of electric field is to be determined.
हो गया। अब देखो कंडक्टर के बीच में बेटा, चूंकि कंडक्टर है, कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, तो हमेशा चार्ज सरफेस पे पाया जाता है, उसके बीच में नहीं पाया जाएगा। ठीक, आगे लिखिएगा क्या लिखा हो गया। देखिए सिंस देयर इज नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, देयर इज नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, since there is no charge inside the conductor, ठीक, inside the conductor, so it is assumed to be equivalent to two plane sheet of charge, टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब जरा समझेंगे बेटा, जैसे कंडक्टर है ना, अगर इस पे चार्जेस जो दे जा रहे हैं, ठीक है, जो चार्ज दे रहे हैं बेटा, चूंकि एक सफिशिएंट थिकनेस का है, तो जो एक लेयर इधर, चूंकि अंदर तो कोई चार्ज पाया नहीं जाएगा, अंदर का चार्ज नहीं एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, इसके अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, कंडक्टिव मटेरियल है, तो एक सरफेस हमारा इधर होगा और सिमिलरली दूसरा सरफेस हमारा, चूंकि कंडक्टिंग मटेरियल है तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो दोनों साइड में चार्ज डेंसिटी जो रहेगी वो सेम रहेगी। अगर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हम लोग सिग्मा ले रहे हैं, इधर भी सिग्मा होगा, इधर भी सिग्मा होगा। एक पॉइंट आपने ले लिया P, जिस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, ठीक है, फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे अभी हम लोग ने चार्ज शीट की वजह से फील्ड निकाला था, तो वहां सिंगल सरफेस होता था, तो सिंगल सरफेस की वजह से सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट लिया था। तो ऐसे ही यहाँ पे एक सरफेस इसकी वजह से, और ये मान लो फर्स्ट सरफेस ले लिया, ये सेकंड सरफेस, फर्स्ट सरफेस की वजह से सेकंड सरफेस। अब ये बात अलग है, फर्स्ट सरफेस से दूरी अलग होगी बेटा, सेकंड से दूरी अलग होगी, लेकिन अभी पीछे हम लोगों ने प्रूव किया था कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, और जब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता तो फर्स्ट सरफेस की वजह से जो फील्ड मिलेगा E1 और सेकंड सरफेस की वजह से जो फील्ड मिलेगा E2, वो दोनों मैग्नीट्यूड में कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। और चूंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही है, तो दोनों E1 और E2 आपस में कैसे होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे और सेम डायरेक्शन में होगा। तो E1 और E2 दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे होंगे, सेम मिलेंगे। ठीक, तो डायग्राम में से दिखा दीजिए। हो गया, लिखिए। ठीक ना, बन गया बेटा। देखो अब जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा, लिखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी E1, मान लो हमने E1 लिया, E1 एट पॉइंट P, E1 एट पॉइंट P ड्यू टू द शीट फर्स्ट, पहले जो सरफेस बनेगा, ड्यू टू शीट फर्स्ट, या चार्ज ऑन फर्स्ट सरफेस कह लीजिए, ड्यू टू शीट फर्स्ट बैकग्राउंड कर सकते चार्ज ऑन फर्स्ट सरफेस। ठीक, तो E1 की जो वैल्यू मिलेगा बेटा, E1 इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा अपान कितना आया था, 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी हम लोगों ने प्रूव किया था अवे फ्रॉम द शीट, अवे फ्रॉम कहां से, शीट या कंडक्टर, कंडक्टर लिखो या शीट लिखो बेटा, जो भी लिख लेते हैं, कंडक्टर से दूर की तरफ आपका होगा अवे फ्रॉम शीट। ठीक, दूसरा सेकंड लिखिएगा,
हो गया, लिखिए सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी E2, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी E2, अब जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे बेटा तो वेक्टर लगाने की जरूरत फिलहाल नहीं रहेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी E2 एट पॉइंट P ड्यू टू शीट सेकेंड, एट पॉइंट P ड्यू टू शीट सेकेंड, सेकेंड शीट जो बनना है उसके वजह से या सेकेंड सरफेस की वजह से, तो E2 की वैल्यू जो होगी E2 की वैल्यू होगी बेटा सिग्मा अपान कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको सेकेंड कर लो, ये भी अवे फ्रॉम, ऐसा कर लेते बेटा उसी टर्म में लिख लो, अवे फ्रॉम शीट फर्स्ट, ये होगा अवे फ्रॉम किसकी वजह से, शीट सेकेंड हो जाएगा बेटा, शीट सेकेंड, सेकेंड शीट की वजह से। अब टोटल हेंस टोटल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, एट पॉइंट कहाँ पे P पे टोटल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक, P पे टोटल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो अगर आपको निकालना है तो वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा एट पॉइंट P, E की वैल्यू हो जाएगा बेटा E1 प्लस कितना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन दोनों कैसे हैं सेम डायरेक्शन में बेटा, तो सिग्मा अपान कितना 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये होगा बेटा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, E की वैल्यू होगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, ठीक, E की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाता है, ठीक। हो गया, तो ये कंसिडरेशन होता है बेटा कि टोटल जो फील्ड होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के क्या होगा बराबर होगा, यानी कि जो चार्ज शीट होती थी उसके रिस्पेक्ट में किसी कंडक्टर की वजह से जो फील्ड होगा वो 2 गुना मिलता है, क्या मिलेगा 2 गुना मिल रहा है, 2 टाइम्स हो गया किसी एक कंडक्टर की वजह से, और डायरेक्शन जो आपका होगा पॉजिटिवली चार्ज है तो अवे फ्रॉम द क्या होगा कंडक्टर होगा, जो डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द कंडक्टर, अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो टूवर्ड्स द कंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम लोग जनरल वे में कंसीडर करते हैं बेटा तो पॉजिटिव ही लेते हैं, बट अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो उस केस में क्या होगा टूवर्ड्स द क्या हो जाएगा कंडक्टर हो जाएगा, वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज ले रहे हैं सीट को या कंडक्टर को, तो अवे हो रहा है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर होता तो क्या हो जाता है आपका टूवर्ड्स हो जाता है, क्लियर है। चलिए तो इसके बेस हम लोग यहाँ से दिखा लेते हैं बेटा क्या हुआ किसी कंडक्टर की वजह से फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है, ठीक। तो यहाँ भी क्या डिस्टेंस पे डिपेंड करना है, तो जैसे पीछे वाले में आपको डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता था वैसे यहाँ पे भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, और ये जो भी फील्ड वगैरह हम लोग निकाल रहे हैं बेटा एयर या वैक्यूम में निकाल रहे हैं, अगर कोई मीडियम होगा तो फिर मीडियम का वहाँ पे इफेक्ट होगा, यानी कि फील्ड की वैल्यू आपकी रिड्यूस कर जाएगी, ठीक है। तो ये केस आपके होते हैं, इसके बेस हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आगे लिखेंगे क्वेश्चन, एक पार्ट और कर लीजिए तब क्वेश्चन कराए फिर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 TWO 2 इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज, 2 इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। अब यहाँ समझ लेना इस पे क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं थ्योरेटिकल और थोड़े अच्छे भी बनते हैं। 2 इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज, पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे हमारे जो कंडीशन होता है बेटा, ठीक है, जो कंडीशन राइज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, या तो दोनों सेम नेचर के चार्ज शीट हों या तो दोनों कैसे हों अपोजिट नेचर के हों, सेम नेचर का है या अपोजिट नेचर के है, तो उसके बेस पे हमें 2 चार्ज शीट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 क्या पैरेलल चार्ज शीट
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल चार्ज शीट। अगर दो पैरेलल चार्ज शीट हैं, दो कैसे हैं आपके पैरेलल चार्ज शीट हैं, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल चार्ज शीट। अगर दो पैरेलल चार्ज शीट हैं तो उनकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वो चीज़ हमें डिटरमाइन करनी है। ठीक, इनफाइनाइट तो भैया अंडरस्टूड है वो। ठीक, टू पैरेलल चार्ज शीट है इनफाइनाइट लेंथ के, तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे, कैसे आपका फील्ड की वैल्यू दिखाओगे? देखो, एक सिचुएशन होगा अगर दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों चार्ज शीट कैसे हैं बेटा, सेम नेचर के हैं। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, हम डायग्राम से ही समझा दे रहे हैं, लिखा देंगे भी साथ में, एक एक्सप्लेन किया जाएगा, दूसरा डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे। मान लो ये दो चार्ज शीट हैं, अब दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम में, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है दोनों पे चार्ज डेंसिटी कैसी हो, सेम सेम हो। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है दोनों पे चार्ज डेंसिटी आप अलग अलग लीजिए। अगर सेम सेम होंगे, कंडीशन आएगी, पहले अलग करके हम लोग लिखेंगे, फिर वहां पे जब सेम कर लेंगे, सेम करने पे दो सिचुएशन बनेंगे। अगर दोनों पे चार्जेस सेम नेचर के हैं तो बीच में जो पॉइंट आप कंसीडर करेंगे वहां पे नेट जो आपका फील्ड होगा वो जीरो मिलेगा। ठीक, नेट फील्ड क्या होगा, बीच में जीरो हो जाएगा अगर दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम सेम है और सेम नेचर के हैं। ठीक, बाहर आपको फील्ड मिलेगा। अगर दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो बीच में फील्ड मिलेगा, बाहर वैल्यू हमारे जीरो हो जाएगी। दोनों के बीच में फील्ड मिलेगा और बाहर वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे फील्ड की वैल्यू कब कहाँ कैसे मिलेगी, वो चीजें हम लोग यहाँ से रिनोट कर लेते हैं। हो जाएगा। तो कंडीशन आपका क्या होगा, कैसे होगा, देखिए हमने क्या किया बेटा, मान लो ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है। मान लो एक फर्स्ट है और दूसरा हमारा सेकंड है। इनके बीच में इस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इस पे सिग्मा 2 है। चार्ज डेंसिटी अभी हम अलग अलग करके जनरल फार्मूला लिखेंगे और बाद में उसी को दोनों पे सेम कर लेंगे, तब क्या सिचुएशन बनेगी। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, हम 3 पॉइंट ले रहे हैं, P उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ ले लिया P डैश और नीचे बीच में ले लिया P डबल डैश। 3 पॉइंट कंसीडर करें, P डैश P डबल डैश। जरा ध्यान देना, इस पॉइंट पे अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे फील्ड, इस वाले पहले सेट की वजह से मान लो E1 है और दूसरे वाले के चूंकि दोनों से आउटसाइड पॉइंट है तो दोनों पॉजिटिव है तो इधर की तरफ हो जाएगा E2। ध्यान देना, यहाँ पे जब लेंगे इसकी वजह से मान लो हमारा E1 था, इसकी वजह से E2 था, तो ये भी E1 और E2 सेम डायरेक्शन में हो गया, सेम सेम होगा। लेकिन जब बीच वाले पॉइंट पे हम लोग लेंगे बेटा, बीच वाले पॉइंट पे लेंगे तो ध्यान देना, इस बीच वाले पॉइंट पे ये वाला की वजह से फील्ड इधर होगा, E1 की डायरेक्शन हमारी इधर मिल जाएगी। ठीक, और दूसरा वाला जो आपका है, इस वाले की वजह से जो फील्ड मिलेगा वो इधर की तरफ मिलेगा, तो E2 का डायरेक्शन इधर हो गया। यानी कि बीच में जो पॉइंट हमारा P डबल डैश ले रहे हैं वहां पे E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। E1 और E2 दोनों कैसे हैं, अपोजिट हैं। जबकि आउटसाइड जो पॉइंट P और P डैश आपने लिया है वहां पे दोनों पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम सेम है। और जब फील्ड चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, जब सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों ऐड हो जाएगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर आउटसाइड पॉइंट टिक ले रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन सेम सेम मिल रहा है, तो रिजल्टेंट फील्ड दोनों के सम के बराबर होगा। रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। और जो बीच वाला पॉइंट है, दोनों पे फील्ड की डायरेक्शन कैसे हैं, अपोजिट साइड में है। अगर फील्ड अपोजिट के साइड में है तो उस केस में नेट फील्ड की वैल्यू जो होगी वो दोनों के कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, तो रिजल्टेंट वैल्यू अगर दोनों अब डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं तब तो रिजल्टेंट कुछ मिलेगा। अब वो डिपेंड करेगा चार्ज डेंसिटी किस पे ज्यादा है। लेकिन अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम ऐसे साइड में लिख दे, समझ जाएंगे। दूसरा वाला भी डायग्राम बना दे, ऐसे लिख देते हैं, समझ जाएंगे। कुछ कहानी लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक, की जरूरत है जी, होगा तो बताना, शर्माना नहीं। हाँ जी सर।
नहीं, वो हम लोग इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे ही पूरा यूनिफॉर्मली ऊपर से नीचे तक मिलेगा। और जब आपका क्या होता है, किसी फाइनाइट लेते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर एज ए थिन वायर की वजह से, तो वहां पे क्या होता है, एंगल पे फिर डिपेंड करने लगता है, कितना वो एंगल बनाएगा, तो एक एंगुलर सेक्टर वहां पे मिलने लगता है। ठीक, तो इसलिए जो कंसीडर किया जाता है इनफाइनाइट लेंथ लेते हैं। जब स्मॉल लेंथ रहेगा ना, तो जैसे इतना बड़ा आपने लिया, अब इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो मिल रहा है, तो यहाँ से दूरी अलग होगी, यहाँ से दूरी अलग होगी ना, तो वहाँ पे एक एंगुलर बाइसेक्टर लेते हैं। और जब इनफाइनाइट लेते हैं तो सारे को हम लोग क्या कंसीडर इक्विवेलेंट ले लेते हैं। ठीक, हाँ बता देंगे। वैसे आपके यहाँ उसमें है नहीं, कहिएगा तो बता देंगे। हाँ, एंगल वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग पढ़ते हैं। जब मैग्नेटिज्म आप पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जब करंट पास आउट होता है, उसकी वजह से जो फील्ड मिलता है, इनफाइनाइट लेंथ और फाइनाइट लेंथ वगैरह जब पढ़ते हैं, तो वहां पे मिलनी है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बनाया जाता है। चलो देखो, अब अगर एक पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक, साइन कैसा हो गया सबका बेटा? ये ढूंढ रहे थे, बहुत देर से मिला नहीं अभी तक। हाँ ठीक, अरे चलो देखो बेटा, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है, और दूसरा नेगेटिवली चार्ज शीट है बेटा। अच्छा देवियों, जरा बताओ, अभी हमने बनाया गलती से तो नहीं बन गया? देखो यहाँ दोनों बाहर बाहर बनाया, एक तो अंदर अंदर बना दिया यार। कितने लोग बताएंगे गलत बन गया है या सही बना? और सही बना तो क्यों ऐसा बना है? अरे वैसा मत कहना हम बनाए हैं तो सही है। अरे पहले बताओ क्यों सही है, कारण बताओ भाई। हमने अभी चार्ज सीट पे दिखाया तो बाहर की तरफ दिखा दिया, इस सीट पे दिखाया तो अंदर की तरफ दिखा दिया, या कहीं भी दिखा दे, कोई बात नहीं है। हाँ साहब, अच्छा अट्रैक्ट करेंगे तो अंदर की तरफ आ जाएगा, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव थे तो रिपेल करेगा। मतलब आप किताबों में दोनों टाइप का मिल जाता है, ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन चूंकि जब सेम नेचर के होते हैं तो रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन जनरली हम आउटर साइड में दिखाते हैं। लेकिन किताबों में प्रिंटिंग आप अंदर भी मिल जाएगा, तो ऐसा मत कहना वो गलत छाप दिया है। छापने का तरीका है बाहर ही छापे तो अच्छा है, ठीक, लेकिन अगर अंदर भी छपा है तो कोई बात नहीं। लेकिन ज्यादातर जब पॉजिटिव पॉजिटिव होता है हम आउटसाइड दिखाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो हमेशा मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेंगे। और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर, ये अपने दिखाने का तरीका है, लेकिन हकीकत है ना तो ये बाहर रहता है ना ही अंदर रहता तो इसी चार्ज शीट पे ही रहता है ना। वो हम दिखाने के समझने के लिए ऐसा बनाते हैं। वो सीट से बाहर नहीं है ना तो सीट के अंदर है, ठीक, ये सीट पे ही लाई करता है, लेकिन अब इसी लाइन पे तो हम दिखा नहीं सकते हैं, तो इसलिए बाहर दिखा रहे हैं। दैट मींस ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे से, इसलिए आउटसाइड दिखा रहे हैं, और ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए इनसाइड दिखा रहे हैं। बट ऐसा हमेशा वो सीट के ऊपर ही रहेगा, ना तो अंदर रहेगा ना तो बाहर रहेगा, जो एक्चुअल में होता है, ठीक है। तो ये चीज है। फिलहाल देखो अब यहाँ पे बेटा, ऐसे यहाँ पे भी पॉइंट ले लेते हैं। मान लो ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला था बेटा, ये पॉइंट P है, जैसे वहाँ ये कंसीडर किया वैसे यहाँ भी कंसीडर कर लिया। ये P डैश है और बीच में पॉइंट P डबल डैश ले लिया, सेम उसी पैटर्न पे, ठीक। बाहर वाले पॉइंट पे लेंगे, देखना यहाँ पे, इसकी वजह से मान लो चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 था। सिग्मा 1 की वजह से पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ होगा, तो इसकी वजह से E1 जो होगा इधर की तरफ होगा बेटा, होगा ना। और दूसरा वाला ये वाला नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा इसकी तरफ होगा, यानी E2 अब की बार इसकी तरफ हो गया। सेम थिंग इधर देखो, पॉजिटिव वाले की वजह से ये इधर की तरफ होगा, तो E1 इधर और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर की तरफ हो गया। E1 E2 ये हो गया। अब रहा बात बीच वाले का। बीच में क्या पॉइंट बना, यहाँ पे लिया आपने पॉइंट, इसमें देखो पॉजिटिव वाला ये पहला प्लेट है, तो इसकी वजह से फील्ड हमारा E1 इधर की तरफ होगा, और दूसरा वाला नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है बेटा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ होता है, तो नेगेटिव वाला भी इसी तरफ हो जाएगा, यानी कि E2 भी इसी तरफ होगा। अब जरा ध्यान देना, ऊपर वाले में अंदर वाला दोनों अपोज कर रहा था और बाहर वाला दोनों सेम डायरेक्शन में थे। अब कि अंदर वाला दोनों सेम डायरेक्शन में है, बाहर वाले दोनों अपोज कर रहे हैं। मतलब
इस केस में अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेम सेम है तो अंदर 0 बाहर मिलेगा। इस वाले केस में अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम सेम है तो अंदर मिलेगा और बाहर 0 होगा। बात समझ में आ गया? बस इतना सा समझना था। मतलब जब दोनों सिमिलर नेचर के चार्ज शीट हैं तो इनसाइड जो फील्ड है वो क्या होगा, अंदर की तरफ मिलेगा। ठीक है, कब? जब सेम नेचर के हैं तो बाहर मिल रहा है और अंदर 0 है। अगर सेम सेम उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी चार्ज डेंसिटी भी है। और जब अपोजिट नेचर के हैं तो देखो अंदर मिल रहा है और बाहर क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। ठीक, और 0 तभी होगा जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर होगा, ये भी ध्यान रखना। अदरवाइज अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर नहीं है तो उस केस में कौन ज्यादा कौन कम है उसके बेस पे फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। कौन ज्यादा कौन कम होगा बेटा, उसके बेस पे फिर हमारा डिसीजन होता है। हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पे ले रहे हैं आपका पहले वाले, इस वाले केस में ए, इफ बोथ चार्ज शीट आर सेम नेचर, इफ बोथ शीट्स आर ऑफ सेम नेचर, both sheets are of same nature। अगर दोनों सेम नेचर के हैं, कैसे हैं? सेम नेचर के हैं। ठीक, तो फॉर आउटर पॉइंट, अरे यार कभी कभी ये कुछ अपने ज्यादा चल जाता है, कभी चलता ही नहीं है। आउटर पॉइंट, ठीक, अगर आउटर पॉइंट तो आउटसाइड पॉइंट ले रहे हैं। फॉर आउटर पॉइंट P एंड P डैश, इसके लिए लेंगे तो E की जो वैल्यू आएगी E1 प्लस E2 यानी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 देन कितना आ जाएगा बेटा, ई आउट, ओ को आउटसाइड ले ले बेटा। ई आउटसाइड की वैल्यू होगी सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, या यही आ जाएगा सिग्मा अपान कितना, एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये आउटसाइड के लिए इतना हो गया। और फॉर इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट P डबल डैश के लिए, ठीक, यहाँ पे आएगा ई इन की वैल्यू आएगी बेटा E1 माइनस E2 बराबर सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ भी लिखेंगे इफ सिग्मा 1 इक्वल टू कितना, सिग्मा 2, तो ई इन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, भाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन इफ बोथ चार्ज शीट आर ऑफ सेम नेचर, दोनों पे चार्ज कैसा है, सेम नेचर का है। ठीक, और दूसरा होगा बी, इफ बोथ चार्ज शीट आर ऑफ अपोजिट नेचर, आर ऑफ अपोजिट नेचर, मतलब अपोजिट नेचर का मतलब एक प्लस हो तो दूसरा क्या हो बेटा, माइनस हो। ठीक, फॉर आउटसाइड पॉइंट, अब यहीं पर हम बना लेंगे बेटा, जगह कम है। फॉर आउटसाइड पॉइंट P एंड P डैश, P और P डैश पे लेंगे तो यहाँ पे आएगा सिग्मा O, E O की वैल्यू आएगी सिग्मा 1 क्या, ओ सॉरी E1 माइनस क्या आएगा, देखो अब की बार आउटसाइड के लिए दोनों अपोजिट है ना, तो माइनस हो जाएगा E1 माइनस E2 यानी कि सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ई आउटसाइड की बात हो रहा है, यहीं पे लिखेंगे इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, तो ई आउटसाइड क्या मिलेगा बेटा आपके बाद, दोनों बराबर होंगे तो यहाँ पे आउटसाइड वाला 0 हो जाएगा। पॉइंट ध्यान रखिएगा, आउटसाइड 0, और यहाँ पे होगा फॉर इनसाइड पॉइंट P डबल डैश, ई इनसाइड की वैल्यू आपकी आएगी सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ भी इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, सिग्मा 1 सिग्मा 2 होगा तो ई इन की वैल्यू आएगी 2 सिग्मा अपान
2 एप्सिलॉन नॉट, या यहीं पे लिख लो E, यहीं पे वहीं लिखते हैं यार, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 है, तो E इन की वैल्यू आएगी 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E कट जाएगा, इन साइड की वैल्यू आएगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, सेम नेचर के हैं तो क्या होगा, अपोजिट नेचर के हैं तो क्या होगा, इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्लियर है? अब ऐसे फोटो बना के बना लीजिए। किसी कोई डाउट हो? यहाँ पे जगह थोड़ा छोड़िएगा, एक स्टेटमेंट लिखा देंगे यहीं पे, इसको जो पहला वाला बनाइएगा ना तो इसके बाद यहीं एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। ठीक, एक स्टेटमेंट लिखिएगा, उसके बाद फिर जो है तब बनाइएगा दूसरा वाला। ये चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, ये चैप्टर वाला खत्म हो गया। पोटेंशियल ऑफ प्रोपोर्शनल। अब वैसे तो कहा जाए तो फिलहाल खत्म ही है, बशर्ते ये है कि अभी और कुछ बता दें। नहीं, कैपेसिटर बचा है, पोटेंशियल अभी सारे केसेस में बचे ही हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हाँ, फील्ड बेसिकली आपको ज़्यादा यहीं तक है आपके यहाँ बोर्ड वाली सिलेबस में, गाउस थ्योरम। कल नॉन कंडक्टिंग वाला भी हो गया था ना, चार्ज फेयर, तीनों ले लिया था। अरे मतलब है
कर लिया बेटा? यहाँ पॉइंट लिख लीजिएगा, अगर एक लाइन छोड़ के यहीं पे लिखिएगा, देखिए नीचे लिखिएगा कि if both plate are of same nature, if both plate are of same nature and charge density are equal, and charge density are equal, and charge density are equal, चार्ज डेंसिटी कैसी हो बेटा? सेम सेम हो, चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ठीक एग्जिस्ट इन आउटसाइड या टेक्स प्लेस इन आउटसाइड, टेक्स प्लेस का तो टेक्स प्लेस इन आउटसाइड, बट एब्सेंट इन कहाँ पे? इनसाइड, बट एब्सेंट इन इनसाइड, हो गया? एब्सेंट इन इनसाइड, तो अंदर जो आपका फील्ड होता है वो क्या रहेगा बेटा? जीरो रहेगा, बाहर मिलेगा, ठीक। और इसमें वाले में, दूसरे वाले में लिख लीजिएगा, बोले इफ बोथ प्लेट आर ऑफ, बोथ शीट लिखा है, जो भी लिखा है, बोथ शीट्स आर ऑफ अपोजिट नेचर, both sheets are of opposite nature, then नहीं, एंड कर दो, एंड चार्ज डेंसिटी आर सेम, एंड चार्ज डेंसिटीज आर सेम, चार्ज डेंसिटी सेम होगा तभी कंडीशन बनेगा ना बेटा जीरो वाला, एंड चार्ज डेंसिटीज आर सेम, देन इलेक्ट्रिक फील्ड intensity will be zero outside, and present between them, प्रेजेंट बिटवीन देम, दोनों सीटों के बीच में पाया जाएगा, बाहर आपको जीरो मिलेगा, बाहर जीरो होगा, और दोनों प्लेटों के बीच में क्या होगा? चार्ज डेंसिटी आपकी बेटा पाई जाएगी। तो इसके बेस पे दिखा देते हैं बेटा, ठीक। मतलब यहाँ पे अंदर पाया जा रहा है, बाहर जीरो है, यहाँ बाहर जीरो है, और क्या हो रहा है? बाहर पाया जा रहा है और अंदर जीरो है यहाँ, और यहाँ पे अंदर पाया जा रहा है, बाहर जीरो है, ठीक। तो याद रखिएगा, अगर दोनों हमारे कैसे हैं? अपोजिट नेचर के हैं तब क्या होगा? सेम नेचर के हैं तब क्या होगा? तो इसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन आपको हो जाता है, ठीक। चलिए आगे लिखिएगा। तो ये तो केस हो गया बेटा कि हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। अगर आपको चार्ज डेंसिटीज आपको दी गई है प्लेटों की, तो सिंगल प्लेट है तब क्या होगा, अगर ग्रुप ऑफ प्लेट्स हैं तो क्या होगा, उन सब के बेस पे हम लोग यहाँ से डिटरमाइन करते हैं। हो जाएगा। एक लाइन चार्ज है बेटा, अगर फाइनाइट लेंथ का हो तब क्या होगा, जैसे पॉइंट चार्ज हम लोगों ने लिख लिया था, फार्मूला खाली आप लिख लेंगे। कोई अगर लाइन चार्ज है, फाइनल रिजल्ट वही आएगा जब हम लोग लार्ज लेंथ ले लेते हैं। लेकिन अगर एंगल के टर्म में आपको पूछा जाता है, किसके टर्म में पूछा जाता है, एंगल के टर्म में लेते हैं, तो उस कंडीशन में वहां से फिर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज जो आपने लिखा है एक लाइन चार्ज की वजह से इनफाइनाइट लेंथ मेन आपके वही उसमें रिलेशन में है। बट अगर आपको किसी फाइनाइट लेंथ के ले लेते हैं तो वही होता है 1/4 क्या 4πε लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस क्या हो जाएगा साइन बीटा। तो एक लाइन चाहे बना ही लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a line charge of finite length, खाली फार्मूला लिख लेना है। a line charge of a finite length, line charge of finite length, line charge of finite length। अगर बेटा कोई लाइन चार्ज है उसकी वजह से फाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज है, आपको पूछा जा रहा है बेटा वहां पे फील्ड का क्या रिलेशन बनेगा। ठीक,
खाली आप बेसिक रिलेशंस आप देख लीजिए, फील्ड का क्या रिलेशन बनेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर लाइन चार्ज है, हम लोगों ने इनफाइनाइट लेंथ का लिखा था, ठीक। तो इस केस में यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं बेटा किसके लिए, फाइनाइट लेंथ के लिए। अगर वो निश्चित एक लंबाई का, निश्चित लंबाई का होगा तो वहाँ पे एंगल बनाएगा, और जब इनफाइनाइट लेंथ का हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, साइन अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 90-90 हो जाती है। तो 1-1 आता था, तो 1-1 आता था तो वहीं पे लिख रहा था क्या 1/4 2 लैम्डा बाई आर आया था। याद करो पीछे आपने इनफाइनाइट वाला लिखा था। जब फाइनाइट का वही होता है बेटा तो हम लोग लिखते हैं 1/4 लैम्डा बाई आर ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस कितना, साइन बीटा, ठीक। तो उतना खाली आप लिख लीजिए इन केस कहीं जरूरत पड़ती है तो। देखो एक फाइनाइट लेंथ का सपोज दैट आपने वायर लिया, ठीक, ये फाइनाइट लेंथ का है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। यहां से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया गया बेटा, ठीक। एक साइड से सपोज दैट अल्फा एंगल बना रहा है, दूसरे साइड से कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है। चार्ज डेंसिटी यहाँ पे बेटा लेमडा है, चार्ज डेंसिटी कितना है, लेमडा है, ठीक। लेंथ आपने रॉड का फाइनाइट ले लिया, एल लेंथ का आपका कोई रॉड है, ठीक। उससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P आपने लिया, उस पॉइंट पे हमें फील्ड की वैल्यू एक्सप्लेन करना है कितना आपका होगा, ठीक। तो ऐसे बना लीजिए, 2 लाइन लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करना है आपने। बोले बेटा इम्पोर्टेंट हो तो बाहर जाके बात करके आओ बेटा, नहीं तो बंद कर लो। हो गया, लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज, ड्यू टू ए चार्ज स्टेट कंडक्टिंग वायर, स्टेट कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L, ऑफ लेंथ L, कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L एंड चार्ज डेंसिटी लैम्डा, एंड चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज डेंसिटी बेटा कितना है, लैम्डा है। देखो यहाँ फिलहाल जो हम दिखाते हैं ना, जो फील्ड हम लोग निकालते हैं, रिजल्टेंट हमें एक्स एक्सिस में लेते हैं हम लोग फिलहाल, लेकिन यहाँ पे जब आप दिखाओगे बेटा ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपका जैसे किसी पर्टिकुलर, अगर दोनों का वो बाइसेक्टर पे नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं है, तो अल्फा बीटा दोनों अलग अलग होंगे, अल्फा बीटा दोनों क्या हो जाएंगे आपके, अलग अलग होंगे। और जब अल्फा बीटा अलग अलग होगा तो वहाँ पे जब हम लोग फील्ड दिखाते हैं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को दिखाते हैं, बट रिजल्टेंट जब निकालते हैं बेटा तो एलान फाइनली क्या करते हैं हम लोग, एक्स वाला ही कंसीडर करके निकाला जाता है। वाई के चूंकि फील्ड और दोनों के परपेंडिकुलरिटी की वजह से वहाँ पे वैल्यू 0 मिलती है, तो कंडीशन आपको लिखेंगे। अगर हम डायग्रामेटिकली दिखाते हैं तो मान लो इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे हमने फील्ड को 2 डायरेक्शन में दिखा दिया, एक एक्स और दूसरा कितना ई वाई, ई एक्स और कितना है बेटा ई वाई है। तो एक्स एक्सिस में जो आपका फील्ड होगा वही वाला हम लोग फिलहाल यहाँ पे स्टडी करते हैं मेनली।
तो जो वैल्यू आपकी होगी ई एक्स की वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलांग आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप के टर्म में पढ़े होंगे तो के लिख सकते हैं बेटा, लैम्डा बाई दूरी कितना लिया आर, ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस कितना साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि अगर यही वैल्यू, ये तो जनरल आपका हो गया, और जब y के लिए लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बाई आर, वहाँ कास बीटा माइनस कास अल्फा ले लेते हैं, ठीक है। या कास अल्फा माइनस, अगर ऊपर वाले का अल्फा लिया है नीचे वाला बीटा, तो कास क्या हो जाएगा फिर अल्फा माइनस कास बीटा हो जाएगा। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा लेते हैं, साइन के बजाय कास होगा, प्लस के बजाय क्या ले लेंगे माइनस ले लेंगे। तो अगर हम लोग ऐसे कर लीजिए, रुक जाइए, यहाँ तो दोनों सेम सेम ले लेते हैं, अल्फा इससे बना लो, अगर बीटा इससे बना लेते हैं। एंगल यहाँ नीचे हमने अल्फा ले लिया, ऊपर वाला कितना ले लिया बेटा बीटा ले लिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ई वाई की जब वैल्यू लिखेंगे, इसके लिए तो सेम मिलता है बट वहाँ पे साइन बदलना पड़ेगा, इसलिए हम जो मिलता है उसी टर्म में लिख दे रहे हैं बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर कास बीटा माइनस कास अल्फा। अगर आपने इससे अल्फा इससे बीटा लिया तो अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कास अल्फा माइनस क्या होता है कास बीटा होता है। अब कंडीशन क्या होता है यहाँ तो नोट कर लीजिए, तो पॉइंट करके लिखवा दें। हाँ लिखिएगा बेटा, बराबर वाली कंडीशन ही यहाँ बनती है बेटा, नोट कर लिया। बोले लिखना, इफ पॉइंट P lie at, if point P lie at, if point P lie at perpendicular bisector of wire, point P lie at perpendicular bisector of wire, perpendicular bisector मतलब मिड पॉइंट के सामने हो, ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वायर, देन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा, देन अल्फा इक्वल टू बीटा, सो ई एक्स की वैल्यू आएगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर साइन अल्फा साइन बीटा बराबर हो गया, तो 2 साइन अल्फा लिख सकते हैं बेटा, 2 साइन अल्फा 2 साइन बीटा, कोई भी पहला कंपोनेंट हम लोग लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा। तो ये वैल्यू होता है, यही मेनली हमें पुटअप किया जाता है बेटा, ठीक। अब यही वायर अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो, ठीक, तो क्या हो जाएगा जो हमने पहले पढ़ा था, इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर वायर आपका इनफाइनाइट लेंथ का है तो उस केस में अल्फा की वैल्यू कितना, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री हो जाएगा। अल्फा बीटा क्या ले लेंगे 90 ले लेंगे, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो ई की वैल्यू जो मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई क्या होता है आर, जो आपने पहले पढ़ा था वही हो जाता है, ठीक। तो उस केस में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा बाई आर के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक। और ई वाई जब लिखेंगे बेटा, तो ई वाई की वैल्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में हमेशा क्या आएगा 1/4 पाई साइन कास अल्फा माइनस कास क्या बीटा, या जो भी कल बीटा माइनस अल्फा, तो दोनों बराबर रहेंगे तो 0 हो जाएगा, तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 होगा। अगर अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पे अल्फा और बीटा बराबर है, तो वहाँ पे ई वाई की वैल्यू हमेशा 0 मिलता है, ठीक है। चाहे वो इनफाइनाइट लेंथ का हो चाहे फाइनाइट लेंथ का हो, कुछ भी लेंगे वहाँ पे वैल्यू हमेशा 0 रहेगा।
समझ गए इतना? तो ये था जब आपका फाइनाइट लेंथ का लिखते हैं तब क्या होगा। इनफाइनाइट का जो होता है तो हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी कर लिया है, क्या होगा। पहले बोर्ड वाले में रिंग था, अभी रिंग शायद हटा दिए हैं, लेकिन आप लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे पूछ लेते हैं। चार्ज सर्कुलर रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील्ड है तो इंटेंसिटी ही रहेगा यहाँ जब भी। लिख, ये बन गया बेटा, नोट करो। लंबाई को यल को इंटीग्रेट करके 2 पाई r कर लेते हैं। हो गया बेटा, हेडिंग करिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहे लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड सर्कुलर रिंग बेटा, ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग, चार्ज सर्कुलर रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग। अगर चार्ज सर्कुलर रिंग है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। अगर एक डिस्टेंस पे मान लो कोई आपका क्या सर्कुलर रिंग है, रेडियस r है, डिस्टेंस हमारा x है बेटा, डिस्टेंस कितना है, x है। अगर उसे रिंग को क्यों चार्ज दिया जाए तो x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट अगर ले रहे हैं तो उस पॉइंट पे आपको फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी। ठीक, देखो जब चार्ज सर्कुलर रिंग की बात आप करोगे, अगर मान लो कोई आपने एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लिया, यहाँ से एक डिस्टेंस पे कोई पॉइंट आप पी ले रहे हो और ये चार्ज क्यू इस पे रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा। रेडियस सपोज दैट रिंग का r है, सेंटर वो है, ये पॉइंट पी ऑलरेडी आपने लिया ही है। इस पॉइंट P पे हमें फील्ड की वैल्यू निकालनी है। इस चार्ज रिंग की वजह से चार्ज आपको रिंग पे क्यू दिया गया है, मतलब क्यू टोटल चार्ज आपको रिंग पे है, r डिस्टेंस पे पॉइंट आपने लिया है। ठीक, पहले के टाइम पे अभी तो हटा दिया, पहले बोर्ड में डेरिवेशन इसका हुआ करता था। ठीक, तो तरीका हम बता दे रहे हैं, फिलहाल हम यहाँ डेरिवेशन से चूंकि रोल नहीं है तो कैसे तरीका क्या लगाते हैं बेटा। यहाँ से अगर एक पॉइंट आपने इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालोगे तो √r² प्लस क्या आएगा, x² आएगा। ठीक, हम लोग जब डेरिवेशन करते थे तब कैसे निकालते थे, मान लो यहाँ से टोटल चार्ज क्यू दिया गया है रिंग पे, इतने पोर्शन की वजह से चार्ज की वैल्यू मान लो dl लेंथ लिया तो dq चार्ज है। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हम लोग फील्ड की वैल्यू निकालते थे। क्या करेंगे, इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे सेम लेंथ यहाँ एक सेगमेंट ले लेते थे, इसकी वजह से इस पॉइंट पे हम लोग फील्ड की वैल्यू निकालते थे। ये दोनों फील्ड है, इसके देखो दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ और एक इधर, ऐसे इधर वाले का भी एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो ये दोनों कंपोनेंट इक्वल और अपोजिट होते हैं, पूरे रिंग की वजह से कैंसिल हो जाता है। अगर मान लो यहाँ पे हमने ई ले लिया तो इसकी वजह से ई, अगर ये थीटा है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा, तो ई कॉस थीटा ई क्या है 2e cos थीटा हो गया, और ये आता था बेटा ई साइन थीटा ऊपर और ई साइन थीटा हमारा कहाँ नीचे। ये दोनों इक्वल और अपोजिट होते थे, ये दोनों फैक्टर इक्वल और अपोजिट है तो दोनों क्या करते थे, एक दूसरे को कैंसिल, टोटल वैल्यू 2e cos थीटा के बराबर हो जाता था। ठीक, तो यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू जब निकालते तो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी x/√r² प्लस x² के बराबर होता है। तो यहाँ से वैल्यू रख के मान लो स्मॉल सेगमेंट dq की वजह से निकालते थे, ऐसे पूरे सेगमेंट के टोटल चार्ज क्यों होता था, उसकी वजह से नेट फील्ड की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक,
लेकिन चूंकि डेरिवेशन अब ना तो बोर्ड में रहा और ना ही अब आपके क्या ऑप्शन डेरिवेशन से कोई वो नहीं है, तो ये चीज होती थी नेट फील्ड की वैल्यू इस तरह से फिलहाल निकालते हैं। अब फील्ड के लिए रिलेशन क्या बनता है, ठीक है, वो चीजें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो लिख लीजिएगा, देखिए सपोज ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग having radius capital R, uniformly charged ring having radius capital R, ठीक, and containing charge Q या charge Q distributed जो भी कर लो, containing charge Q and a point P is taken at distance x on axial point from the center of the ring, लिखिए। then डायग्राम बनाया कि नहीं, अभी बना लीजिए, जल्दी करिए। लेकिन हो गया बेटा। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं, ठीक, तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, ए की वैल्यू 1/4πε0 क्यू इंटू क्या एक्स अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर क्या होल क्यूब, या कह लो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर के पावर 3 क्या 2। ठीक, जैसे यहाँ से निकालोगे ए की वैल्यू मान लो डी क्यू चार्ज लिया तो 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो वहां से निकालेंगे आर की वैल्यू हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जब cos थीटा निकालोगे cos थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस की वैल्यू आपकी x हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक बार पहले लिखा था, और फिर हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका रूट में हो गया, तो पावर नेट वही 3 क्या हो जाता है 2 आ जाता है। तो लिख लेंगे, आप लिखिएगा ए इक्वल टू एट पॉइंट पी आप लिखिए ए इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू डिस्टेंस कितना लिया x अपान कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, क्योंकि जो वायु कंपोनेंट होता है पूरे का सारा क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, केवल x वाला हमें मिलेगा बेटा, x वाला मिलेगा। अब एक पॉइंट यहां से पूछा जाता है बेटा, फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे होगी,
ग्राफ पूछा गया आपको, फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे होगी, कितने लोग बताएंगे? जब x की वैल्यू r के बराबर हो जाए, r/2 के बराबर हो जाए, या कुछ और? बताओगे? x की वैल्यू कितनी हो, फील्ड की वैल्यू जो होगी, बोला जाए जैसे x की वैल्यू जो है रेडियस r के रिस्पेक्ट में s की वैल्यू r के इक्वल हो, r का 2 टाइम्स हो, r/2 हो, r/√2 हो, या कुछ अदर? हाँ बेटा, r/√2 x की वैल्यू जो होती है वो रेडियस के √2 टाइम्स आपका अगर होगा, उस समय आपको जो फील्ड मिलता है मैक्सिमम मिलता है। तो यही लिख लीजिएगा, फॉर मैक्सिमम फील्ड, मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी r की यानी x की जो वैल्यू होता है बेटा, ये प्लस माइनस r/√2, प्लस माइनस मतलब चाहे इधर जाओ चाहे इधर आओ, दोनों कंडीशन में हमारा मैक्सिमम वैल्यू आपको फील्ड का मिलता है जब हम लोग r/2 लेते हैं। और जब r/2 लेते हैं उसमें मैक्सिमम वैल्यू आता है, ठीक है। लिखना चाहे लिख लीजिए, ई मैक्सिमम इक्वल टू, ई मैक्सिमम की वैल्यू अगर r/2 रखेंगे तो ई मैक्सिमम इक्वल टू आता है 1/6√3 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। इक्वल टू 1/6√3 पाई इंटू q एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये मैक्सिमम वैल्यू आपका होता है बेटा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग एट x इक्वल टू r/√2। जब x की वैल्यू r/√2 लेंगे तो यहाँ पे आता है 1/6√3 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। ग्राफ आपको यहाँ पूछा गया है, ठीक। तो जब ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से बनता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E और ये डिस्टेंसेज है हमारे, ठीक। तो यहाँ से जब ग्राफ ड्रा करते हो ना, तो फील्ड की वैल्यू जैसे जैसे ये ओरिजिन हो गया, जैसे जैसे हमारा फील्ड इधर उधर जाएंगे, जैसे जैसे दूरी आपकी बढ़ेगी, वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू हमारी पहले क्या करती है, बढ़ती है, और उसके बाद पीक पे पहुंचेगी, पीक के बाद फिर से क्या होती है, घटती है। तो बेल शेप का आपको मिलता है, कैसा? बेल शेप का आपको मिलता है, पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी। तो ग्राफ इसलिए पूछा गया है। अच्छा देखो, यह मिलाइएगा नहीं, थोड़ा सा इस साइड में मिलाइएगा नहीं। ये जो वैल्यू है जहाँ पे पीक वैल्यू मिल रहा है बेटा, इसी को हम लोग लिख लेते हैं x इक्वल टू r/√2। इधर वाला प्लस है, इधर वाला क्या है, माइनस है, r बाई। इस पोजीशन पे जो फील्ड की वैल्यू होती है किसी चार्ज रिंग की वजह से, वो मैक्सिमम मिलेगा, ठीक। चार्ज रिंग की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। इतना बना लीजिए, फिर कल हम लोग देखते हैं, सर शायद आ चुके होंगे।